आज की क्लास में जो हम करेंगे वो हम कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, उस वेबसाइट से रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट की कौन कौन सी साइट्स हैं। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, अभी शो करती है। अब शो हो रही है सबको स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए। तो आज हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया, लिस्ट ऑफ द पॉपुलर गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की ऐसे कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और जिन वेबसाइट से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हम उस बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि अभी तक जो हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, इंटरनेट सिर्फ हमारे पर्सनल यूज़ के लिए ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट कहें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसे हमारे पास वेबसाइट एंड पोर्टल्स हमारे पास ला के दिए हैं कि बनाए हैं, जिसके थ्रू से हमारा काम क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो आज मैं सारी वेबसाइट को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ वेबसाइट्स को हम इसमें ज़रूर कवर कर लेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो डिजिटल इंडिया, अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट वेबसाइट्स इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं और जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू गिव अ पुश ऑफ डिजिटल इंडिया। ये तो सबको पता है कि डिजिटल इंडिया जब से नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं, तो उन्होंने डिजिटल इंडिया पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। पहले बहुत सारे काम जो ऑफलाइन होते थे, अब वो सारे काम क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। और सभी ने ऑलमोस्ट ऑनलाइन मोड यूज़ करना शुरू कर दिया है। और इस कोविड काल में तो वैसे ही सबने ज़्यादातर ऑनलाइन मोड को अडाप्ट कर लिया है। The ounce is always on the individual ministry and the department to embrace digital India. They are supposed to have the website which are constantly updated, and content must be in a multiple Indian language so that the current state of India government website today. तो अब क्या है कि कुछ कुछ वेबसाइट्स जो है अलग अलग लैंग्वेजेस पे है। कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है वो स्टेट लैंग्वेज पे है और कुछ हिंदी में लिखी हुई हैं। तो अभी वो वेबसाइट को यहाँ पे मैंने जो लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट बेसिकली ये है कि वेबसाइट आप मोबाइल वर्जन पे अवेलेबल है या सिर्फ सिस्टम से ही आप उसको देख सकते हैं, लैंग्वेज क्या है, या वो ट्विटर या फेसबुक पे भी कनेक्टेड है या नहीं है हमारी वेबसाइट। कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमारा बेसिकली सीजनल होती हैं। सीजनल का मतलब उसमें जो ट्रैफिक आता है या लोग जो उस पर कनेक्ट होते हैं वो पर्टिकुलर किसी टाइम पे ही कनेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम टैक्स की बात कर लें, जो ऑनलाइन टैक्स पे करना होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर ऑल टाइम ट्रैफिक रहता है, यानी कि जो यूज़र है उसको हमेशा यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि हमारा आधार कार्ड की जो वेबसाइट्स होती हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ वेबसाइट की लिस्ट है, जैसे UIDAI गवर्नमेंट इन ये आपकी उदय की साइट है जो आपके आधार कार्ड से रिलेटेड है। इसको अगर हम कहें तो मोबाइल वर्जन इसका अवेलेबल नहीं है, लैंग्वेज वर्जन इसका अवेलेबल है, लैंग्वेज आप बदल सकते हैं, ट्विटर पे भी ये अवेलेबल है एंड फेसबुक से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in की बात करें, तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। जो भी इनकम टैक्स आपको पे करना है, कंपनी को पे करना होता है, तो ये मोबाइल के लिए, मतलब ये बाकी और किसी पे भी अवेलेबल नहीं है, मतलब लैंग्वेज भी नहीं है, मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल ट्विटर फेसबुक पे भी नहीं है। आपको प्रॉपर वेबसाइट ओपन करके देन उसको यूज़ करना होगा। इंडिया पोस्ट gov.in, ये आपका पोस्ट ऑफिस से, यानी कि अगर आपको कोई भी डेटा भेजना है तो उसके लिए वेबसाइट अवेलेबल है। मोबाइल वर्जन यस इसका अवेलेबल है, लैंग्वेज नहीं है।
ट्विटर, फेसबुक पे अवेलेबल होती है ये ap.gov.in। नेक्स्ट उसके बाद आता है पासपोर्ट इंडिया। पासपोर्ट, अगर आपको पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट पे जाके आप उसको उसकी सर्विसेज ले सकते हो। मोबाइल वेब वर्जन अवेलेबल नहीं है, हिंदी में ये जो है अवेलेबल होगी इसके लैंग्वेज से। उसके बाद rajasthan.gov.in, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की साइट हो गई। ईपीएफ इंडिया, यानी कि ये आपका ईपीएफ से रिलेटेड है। एक पीएफ होता है, एक ईपीएफ होता है। तो ईपीएफ आपकी सेविंग्स की तरह ही है इसमें कि आप मंथली कुछ सेव कर सकते हो ईपीएफ अकाउंट अपना ओपन करके, और उसको उसके थ्रू से आप अपना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप सेविंग्स कर सकते हो और उसका रिटर्न आपको मिलता है। तो epfindia.gov.in है। kerala.gov.in है, ये लैंग्वेज अगर कहें तो सब मलयालम में है। gujarat.gov.in है, ये सब गुजराती में आपको मिलेगी। ssc.nic.in, ये तो आई थिंक सब लोग ही जानते हैं, इसमें जॉब्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, तो वो सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है। इनकम टैक्स इंडिया UPSC गवर्नमेंट इंडिया gov.in, ये हिंदी में है। महादेशम.com.in, देन उसके बाद NPSP indian.co.in, ये आपका सिलेंडर से रिलेटेड है। BSES delhi.com, ये आपका बिजली के बिल से रिलेटेड है। बेसिकली दिल्ली में जो दिल्ली की साइट है ये। mponline.gov.in, delhimetrorail.com, mygovernment.in, kseb.in, ये आपकी मलयालम में अवेलेबल है। sscnr.net.in, makeinIndia.com। तो ये हमारे कुछ वेबसाइट की लिस्ट है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवेलेबल कराई है और जिसके अंदर अलग अलग टाइप की सर्विसेज आपको मिलती है। इसमें मैंने कुछ 6 साइट्स दी हैं जिसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया जो हमारी वेबसाइट है, ये नरेंद्र मोदी जी ने इनको प्रमोट किया था करने के लिए। की पीपल कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कब लॉन्च हुई थी? 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च हुई थी और इसका लिंक जो है वो ये अवेलेबल है। मेक इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू encourage the company to manufacture in India and incentivize dedicated investment into the manufacturing. The policy approach was to create a conducive environment for investments, develop a modern and effective infrastructure, and open up a new sector for foreign capital. The initiative targeted 25 economic sector for the job creation and skill enhancement and aimed to transform India into a global design and the manufacturing hub. Make in India had these stated objectives: to increase the manufacturing sector growth rate 12 to 14% per annum, to create 100 million additional manufacturing job in the economy by 2022, to ensure that the manufacturing sector contribution to GDP is increased to 25% by 2022। अब इसमें मेक इन इंडिया सबको पता है कि PM नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि हमारे इंडिया में ही अब हम जो मैन्युफैक्चर करेंगे वो इंडियन मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। इसका बेनिफिट यही है कि ताकि हमारा फॉरेन कैपिटल हम इंडिया में ला सके, इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा हो और जो इंडियन जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिले। तो ये बेसिकली मोटिव था मेक इन इंडिया के लिए और इसमें धीरे धीरे काम भी चल रहा है, काफ़ी सारे लोग इसमें कर भी रहे हैं अभी। नेक्स्ट आपकी उदय की साइट है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस मिनिस्ट्री ने बनाया था और लॉन्च हुई थी 28 जनवरी 2009, मतलब 11 साल हो गए हैं आपकी आधार कार्ड की वेबसाइट को बने हुए। और इसके अंदर अगर हम कहें तो 1.26 बिलियन होल्डर्स अगस्त 2020 तक थे जिनके पास अभी आधार कार्ड अवेलेबल है।
तो बेसिकली उदय ने इसकी फुल फॉर्म है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी established under the provision of the Aadhaar targeted delivered to the finance and the other subsidiary benefit and services एक्ट 2016. आधार एक्ट 2016 के अंडर ये जो है आधार कार्ड को लाया गया था ऑन 12 जुलाई 2016 by the Government of India. Under the Ministry of the Electronic Information Technology, the Aadhaar Act 2016 has been amended by the Aadhaar and other laws. अब इसमें वैसे तो चेंजेस होते अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, फिर 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट्स हुआ. बाकी ये बेसिकली इसलिए जो एक आधार कार्ड बनाया गया है ताकि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक पर्सन को मिले, जिससे इंडिया में जितने भी पर्सन्स हैं उनको एक यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकें. गवर्नमेंट कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि पहले ये होता था कि एक पर्सन बहुत सारे बेनिफिट्स ले रहा था, ठीक है, और जो पर्सन नहीं भी है उसके नाम पे भी बहुत सारे बेनिफिट्स लिए जा रहे थे, उसके परिवार वाले बेनिफिट्स ले रहे थे, या इसमें फ्रॉडजरी बहुत ज़्यादा हो रही थी. तो उस फ्रॉडजरी को ख़त्म करने के लिए जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का कंसेप्ट लाया गया और उससे उदय की साइट बनी. और आज से करीब 10 साल पहले जो है 11 साल पहले इसमें जो है सबको आधार कार्ड जनरेट करना शुरू किया. आधार कार्ड के अंदर आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है. कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है आधार कार्ड के अंदर? हेलो एवरीवन. मैम नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ. इसके अलावा लिंक होता है मैम. आधार नंबर होता है, मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर होता है, ठीक है. और इसके अलावा बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट्स और आंखों के रेटिना के निशान. बिल्कुल जो इस स्कैन होते हैं. तो आधार कार्ड के अंदर सिर्फ एक ऐसा ही नंबर नहीं है कि वो सिर्फ एक नंबर है, बल्कि उसके अंदर जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आपकी होती है उसकी वजह से जो है ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशन एक नंबर बनता है. क्योंकि जो भी इसके अंदर स्कैन लिए जाते हैं, हमारे आई स्कैन लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन लिए जाते हैं, ये कभी भी दो पर्सन के कभी मैच नहीं होते. तो ये इन्फॉर्मेशन ही उसको यूनिक बनाता है, जो आधार कार्ड के अंदर आधार कार्ड के नंबर को यूनिक बनाएगा. और ये है कि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुए हैं कि अगर मान लो कोई पर्सन अगर कहीं और है या उसके पास अगर सिर्फ आधार नंबर है तो आधार नंबर से वो कहीं पे भी मतलब अपनी फैमिली तक पहुंच सकता है. अगर मान लो कोई बच्चा अगर गुम हो गया है और उसको अगर ढूंढना है तो अगर उसका आधार नंबर अगर पता है तो उसके बेसिस पे हम उसको कहीं से भी हम उसको ढूंढ सकते हैं. तो इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी को पता लगाया जा सकता है इसके अंदर. ये सारे बेनिफिट्स हमारे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू से हमें मिलते हैं. Uday was created with the objective of the unique identification number named Aadhaar to all the resident of India. The UID had to be robust enough to eliminate the duplicate and fake identity, and verifiable and authenticable is and easy. यानी कि बहुत easily हम किसी को authorize कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव वे में. बस एक बार ही उसमें जितना कॉस्ट लगा, जो आधार बनने में जो कॉस्टिंग लगी थी गवर्नमेंट की, कि उनको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़े थे, उनको बायोमेट्रिक लेनी पड़ी थी और आधार बनने का जो कॉस्ट था ये सारा, देन वो फर्स्ट टाइम पे ही उनकी कॉस्टिंग लगी थी. लेकिन उसके बाद अब जितना भी है उसको हम लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं एक बार अगर नंबर जनरेट हो जाता है. तो कॉस्ट इफेक्टिव है. फर्स्ट UID number was issued in 29 September 2010 to a resident of the Nandurbar, Maharashtra. The authority is so far issued more than 124 crore Aadhaar number to the resident of India. यानी कि बहुत सारे आधार नंबर वैसे ही यहाँ पे स्टेट तो है ही कि 2020 तक कितने बिलियन आधार कार्ड बन चुके हैं. नेक्स्ट साइट आपकी आती है इनकम टैक्स इंडिया.
e-filing.gov.in। तो ये साइट आपकी जो है फॉर्म हुई थी 1960s में, यानी कि 160 साल हो गए हैं इसको फॉर्म हुए और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग न्यू दिल्ली में है। एम्प्लॉयज़ इसमें 46,000 एम्प्लॉयज़ इसके अंदर है 2016-17 के ईयर तक ये डेटा है। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल कौन है? निर्मला जी हैं एंड फाइनेंस मिनिस्टर है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है, जो चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। और वेबसाइट आपकी incometaxindia.gov.in है। इसके अंदर क्या है, इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब इसके अंदर मतलब आप फिल कर सकते हो, इनकम टैक्स आप भर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो रेफर टू एज अ IT डिपार्टमेंट ऑफ द ITD या ITD भी कहते हैं इसको। इट इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी अंडरटेकिंग द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं वो इसके अंदर पे किए जाते हैं। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स तो वो तो हमसे ले ही लिए जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में? एनीवन? हेलो हाँ जी। मैम, डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे TDS हो गया या फिर इनकम टैक्स हो गया, ऐसे होता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो मतलब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं उस पर GST हो गया या फिर जो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस जो लिखा रहता है तो वो रहता है इनडायरेक्ट टैक्स में। बिल्कुल ही। तो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली वही टैक्स है जो भी हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो प्रोडक्ट परचेज करते हुए उसके अंदर जो हम पे करते हैं टैक्सेस को, जैसे कि GST है या इसके अलावा भी डिफरेंट टैक्सेस हैं, वो सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, वैसे अब तो सारे टैक्सेस को मिला के GST बन गया है। इससे पहले जो है अलग अलग क्राइटेरिया था, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग था, सर्विस टैक्स अलग था आपका, और वैट एक अलग था। तो ये सारे जो टैक्सेस हैं जो मतलब नॉर्मल पीपल पे करता है जब भी वो कोई सर्विस लेता है या कोई गुड्स परचेज करता है, उसके एवज में जो वो टैक्स पे करता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और बाकी इनकम टैक्स तो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगती है और ये किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड नहीं होती, तो ये आपकी डायरेक्ट टैक्स होती है। TDS हो गया आपका, तो ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्स हो गए। तो इसको कलेक्ट करने के लिए आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना है। इट्स फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय द एपेक्स बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि ये CBDT की आपकी जो है इसकी एक बॉडी है, इसके साथ काम करती है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द IT डिपार्टमेंट इज टू एनफोर्स द वेरियस डायरेक्ट टैक्स लॉ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दीज बीइंग इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली टैक्सेस क्या होता है? टैक्सेस तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही है। जो भी पर्सन इनकम कर रहा है उसका कुछ एक पार्ट उसको गवर्नमेंट को देना होता है, वही गवर्नमेंट की इनकम बनती है। इट ऑल्सो एनफोर्स द अदर इकोनॉमिक लॉ लाइक द बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एंड ब्लैक मनी एक्ट 2015। तो इनको भी ये कवर करती है कि ब्लैक मनी किसी के पास ना हो, कोई ज़्यादा ना ब्लैक मनी रख सके, तो उसके बारे में भी गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके लिए ये बनाया गया है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ द वाइड स्कोप एंड empower the ITD or the levy tax on income of individual firm, company, local authorities, societies and the other artificial judiciary person। तो यहाँ पे हर एक के ऊपर लगता है जो टैक्स होता है, इंडिविजुअल हो या कोई फर्म हो, कंपनी है, कोई लोकल अथॉरिटीज़ है, कोई सोसाइटी है या कोई भी आपका जुडिकल पर्सन है, तो सबको इनकम टैक्स जो है वो पे करना होता है। Therefore, the income tax department influence the business professionals, NGO, income earning citizen and local authority among others।
और ये ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट को ही या हर एक प्लेस में ही ये हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। द एक्ट एम्पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू टैक्स इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल, देयरफॉर द आईटीडी डील ऑल द मैटर। इसमें डबल टैक्सेशन जो होती है, मतलब अब इसके अंदर फिर टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं, जिसको भी टैक्सेशन के बारे में पढ़ना है वो मतलब इंटरनल ये सारी चीज़ें टैक्सेस में अप्लाई होती है, तो वो चीज़ आप इसमें पे करना होता है। वेरियस अदर आस्पेक्ट, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग है, कंपेटिंग टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस, कैसे टैक्स अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। Practice is the key of the duty of the ITD to ensure the constitutionally guide the political economy. One measure of the corporate aggregation tax avoidance, the general anti avoidance rule. तो इसके अंदर भी मतलब अलग अलग टाइप के आपके रूल हैं और डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया है। जैसे लेडीज़ के लिए अलग टैक्सेशन रूल होता है, मेल के लिए अलग टैक्सेशन रूल होता है। वो तो फिर सब्जेक्ट मैटर करके आपको। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी साइट होती है वो होती है india.gov.in। ये जो साइट है ये बेसिकली आपका पोर्टल है, ये नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है। इसको नेशनल गवर्नमेंट पोर्टल ये पोर्टल है बेसिकली, इसको साइट नहीं कहेंगे। अवेलेबल इन द इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ओनर कौन है? डायरेक्ट इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है। URL आपका india.gov.in है। कमर्शियली नहीं यूज़ होता, रजिस्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लॉन्च हुआ था 10 नवंबर 2005 में, 14 ईयर्स हो गए हैं इसको। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट जो india.gov.in है उसके अंदर क्या क्या होता है? इट्स अ ऑफिशियल पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिज़ाइन डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय द NIC ने इस पोर्टल को बनाया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, द प्रीमियर ICT ऑर्गेनाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको पहले हम एक बार विजिट कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये साइट है आपकी इंडियन गवर्नमेंट india.gov.in। इसके अंदर क्या है कि जितने भी आपके हाइलाइट्स हैं जो गवर्नमेंट ने आपको कुछ फैसिलिटी अगर दी है, कुछ गवर्नमेंट से जो न्यूज़ है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। आपको कौन कौन से सर्विसेज चाहिए, ये सर्विसेज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सर्विसेज आपको मिल जाती है। ये जो आपकी जो पोर्टल है ना, ये वाला पोर्टल india.gov.in, इसके अंदर कौन कौन से, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आपको सर्विस चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली ये वन स्पॉट है, एक ही जगह पे आपको सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है। मनी टैक्सेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जस्टिस लॉ से रिलेटेड। जैसे अगर हम जॉब से रिलेटेड अगर करें तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग, कहाँ पे कौन कौन सी एजुकेशन मतलब सर्विसेज दी गई है, वो सर्विसेज दे रहा है। इसके अंदर आपको हर एक स्टेट के मिलेंगे, झारखंड है, बिहार है, क्योंकि ये इंडियन है, मतलब प्रॉपर पूरे इंडिया की है, तो इसके अंदर किसी एक सिटी का आपको नहीं मिलेगा। जॉब्स आपको देखनी है, बिहार के अलग जॉब्स है, छत्तीसगढ़ के अलग है, तेलंगाना, ठीक है। तो इधर अलग अलग तरह के आपके जॉब्स ऑफर अवेलेबल है। अगर आपको बर्थ डेट, मैरिज या चाइल्ड केयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। चाइल्ड बेनिफिट, डिपार्टमेंट ऑफ कमीशन एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, चाइल्ड नेम इंक्लूजन आफ्टर 1 ईयर, यानी कि आपके पास डिफरेंट टाइप के इसमें अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। जैसे ये एक है 21,000 इज इन्वेस्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द सेकेंड गर्ल इन जनरल फैमिली
एंड फर्स्ट करेंगे SC एंड BPL फैमिली। तो ये हरियाणा ने बेसिकली ये सर्विस दी है कि सेकेंड चाइल्ड पे ये वो बेनिफिट देंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होता है। तो आप यहाँ से जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आप देख सकते हो, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता। नॉर्मली गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमें सर्विसेज दी हुई है, लेकिन हमें बहुत सारी सर्विसेज के बारे में नहीं जानकारी होती है, तो वो आप इस साइट पे जाके आप उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो, देख सकते हो। जैसे एक अंडर लाडली लक्ष्मी योजना हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक साथ हर जगह पेंशन से रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट देखना है तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सर्विस के बाद मतलब गवर्नमेंट का माई गवर्नमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड, आपको स्कीम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर्म्स है, एक्ट है, पब्लिकेशंस है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको विज़िट कर सकते हो। जैसे अगर हम स्कीम्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा अगर कोई स्कीम अवेलेबल है, सेंट्रल की है, स्टेट की है। यहाँ से आप मिनिस्ट्री देख लो कि कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है आपका। ठीक है, यहाँ से आप कीवर्ड लेके सर्च कर सकते हो। पीपल ग्रुप, नो इंडिया, इंडिया के बारे में अगर आपको कल्चर, हेरिटेज, तो ये आपका इंडियन एक साइट है जिसके अंदर पोर्टल है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। NIC ने बनाया था। अब हिस्ट्री क्या है इसकी, द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट, यानी कि इसको MMP बोलते हैं, मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल गवर्नमेंट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। द पोर्टल वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2005। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि पोर्टल इज़ टू प्रोवाइड द सिंगल विंडो एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड सर्विस वर बीइंग provided by the Indian government for the citizen and other stakeholders. As an attempt has been made through this portal to provide the comprehensive, accurate and reliable one-stop source of information about the India and its various facets. The current portal is a metadata driven site and linked to the other Indian government portal website and most updated information. तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है कि आपके पास एक ऐसा एक वन स्टॉप सोर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट ने जितने भी सर्विसेज आपको दी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस पोर्टल के अंदर, और ये कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है, तो इसके अंदर आपको एकदम राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी। पोर्टल मैनेजमेंट, द कंटेंट ऑफ द पोर्टल इज़ मैनेज सेंट्रली, इसको नेशनल सेंट्रल कंटेंट मैनेजमेंट इसको मैनेज करता है। टीम फ्रॉम द नेशनल पोर्टल सेक्रेटरीट, इट इज़ अ गोल टू कंटिन्यू एंड एनहांसमेंट एंड एनरिचमेंट ऑफ द पोर्टल इन टर्म द कंटेंट कवरेज, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरीज। तो बेसिकली इसको जो मेंटेन करा वो नेशनल पोर्टल कंटेंट मैनेजमेंट टीम है जो इसको अपडेट करती रहती है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी साइट है वो है इंडिया पोस्ट। ठीक है, भारतीय डाक सेवा। ये हमारी बनी थी 1 अक्टूबर 1854 में, यानी कि 166 साल हो गए हैं इसको। इसका जो हेडक्वार्टर है वो संसद मार्ग में है, डाक भवन संसद मार्ग, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसमें काम कर रहे हैं और एनुअल बजट इसका 11,496.18 करोड़, और इसके मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो रविशंकर प्रसाद जी हैं। डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव प्रदीप्ता कुमार बिसोई हैं, और पेरेंट्स मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है।
की डॉक्यूमेंट कहें तो ये पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के एक्ट में ये बनाया गया था। और वेबसाइट जो है इसकी indiapost.gov.in, इसको भी एक बार विजिट कर लेते हैं। तो ये आपका इंडियन डाक का जो है आपका वेबसाइट आ गई है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी कंसाइनमेंट भेजा है उसको ट्रैक कर सकते हैं, कंप्लेन चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं पोस्टल को। और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो इसकी सर्विसेज है वो आप देख सकते हो। लोकल पोस्ट ऑफिस आप पता कर सकते हो कि मतलब अगर आपको पोस्ट ऑफिस लोकेट कराना है कहीं पे तो उसके लिए सर्विसेज है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, ठीक है, ये सारे हैं। और इसके अपने जो भी अपडेट्स हैं ये अपडेट्स आते रहते हैं। इसमें बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का कर सकते हैं इसके अंदर यूज़। बिजनेस ई कॉमर्स, तो ये बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई है। आप इसके अंदर ये आपकी साइट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि DOP कहते हैं। ट्रेडिंग एक्ट इंडिया पोस्ट, द गवर्नमेंट ऑपरेटेड पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया विच इज़ सब्सिडरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है ये बेसिकली। जनरली कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस इंडिया। It is the most widely distributed postal system, and Warren Hastings has taken the initiative under the East India Company। यानी कि जो भी हमारा ये है ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है पोस्टल सर्विस को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी अपने मेल्स इधर से उधर करने की। बाद में इंडिया ने इसको कंटिन्यू करा। इट इज़ द इनिशियली एस्टैब्लिश एज द नेम ऑफ द कंपनी नेम। इट वॉज later modified into a service under the Crown 1854 by the Lord Dalhousie. Dalhousie introduced the Uniform Postal Average Universal Service and helped to pass the India Post Office Act 1854। यानी कि पहले इसका जो नाम था वो कंपनी मेल था, बाद में डलहौजी ने इसका नाम चेंज करके इसको मतलब सर्विस को बेसिकली क्राउन करा। which significantly improved upon 1837 post office introduced the regular post office in India. It created the position Director General of the Post for the whole country। तो ये बेसिकली जो हमारा पोस्ट ऑफिस बनाया गया था ये एक सेंट्रल पोस्ट ऑफिस था जो पूरी कंट्री में आपके पोस्ट को पहुंचाता था। इट इज़ इन्वॉल्व इन द डिलीवरिंग मेल, रिमिटिंग मनी बाय द मनी ऑर्डर। कौन कौन से सर्विसेज है, मनी ऑर्डर कर सकते हो, रिक्वेस्टिंग डिपॉजिट अंडर द स्मॉल सेविंग स्कीम, आप छोटी छोटी सेविंग स्कीम्स इसके अंदर चला सकते हैं। प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी ये देता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, रूरल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया दोनों में अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाता है। एंड प्रोवाइडिंग द रिटेल सर्विसेज जैसे बिल कलेक्शन है, सेल ऑफ प्रोडक्ट है। एंड DOP ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिस्चार्जिंग द अदर सर्विस फॉर सिटीजन सच एज द ओल्ड एज पेंशन। यानी कि इसके अंदर पेंशन स्कीम्स भी है वो भी अवेलेबल कराता है। एंड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और मनरेगा जो है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारी सर्विसेज देता है। वेजेस डिस्बर्समेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट हैज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अगर हम इसके पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में जो पोस्ट ऑफिस है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़े लेवल पे ये काम करता है पोस्ट ऑफिस। अब तो वैसे हमारे पास बहुत सारे कुरियर अवेलेबल है और इसके अलावा जो हमारा फ़ोन आ गया, जो इंटरनेट आ गया, उसकी वजह से तो पोस्ट ऑफिस बिल्कुल ही बंद हो गया। उसकी सर्विसेज मतलब कोई लेता ही नहीं है, चिट्ठी तो कोई लिखता नहीं है, सब मेल टाइप करते हैं या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारी साइट है वो है UPSC, ठीक है, ये सबको पता है UPSC की साइट। ये 1 अक्टूबर 1926 में फॉर्म हुआ था।
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग था ये। जुडिशल रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, इसका दिल्ली में ही है, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड। कमीशन एग्जीक्यूटिव कौन है इसके, प्रदीप कुमार जोशी है, ये 7 अगस्त 2020 को ही बने हैं। पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और इसकी साइट है आपकी upsc.gov.in। चलिए इसको भी एक बार विजिट कर लेते हैं। ये आपकी यूपीएससी की साइट है। एक सेकेंड, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए तो क्लास चल रही है। तो यूपीएससी की ये साइट है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, इसमें आपको बहुत सारी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो भी आपके इसमें जॉब्स अवेलेबल होते हैं उसके इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है। एग्जामिनेशन, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रिएट करेगी, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस साइट से आपको एडमिट कार्ड मिलता है, रिज़ल्ट आपको मिलता है, इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, फाइनल रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इसके अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स आप इसके अंदर आप देख सकते हो और उसकी तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉर्मली abbreviated UPSC, in India's premier central recruiting agency. It is responsible for appointment to and examination for all India service and Group A and Group B for the central service. तो ये बेसिकली जो ग्रुप ए और बी है उसके ए बी इनके लिए जो सेंट्रली सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। With the Department of the Personnel and Training in the Center of Personnel Agency in India. Agency chartered granted constitution appointment in the service of the Union and all India service. जितने भी इसके अंदर सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज इसके अंदर दे देता है और बेसिकली इसमें ग्रुप ए और बी के ही जो सेंट्रल सर्विस है वो दिखाता है। It is also required to be the consultant by the government in matter of the related of appointment, transfer, promotion, disciplinary matter, ये सारी इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर आती है। द कमीशन रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट, यानी कि डायरेक्टली इसका जो रिपोर्ट जाता है वो प्रेसिडेंट को जाता है एंड कैन एडवाइज द गवर्नमेंट थ्रू हिम, ऑल्दो सच एडवाइस इज नॉट बिल्डिंग such advice is not binding on the government, being the constitutional authority. UPSC is amongst the few constitution which function with more autonomy and freedom, along with the country's higher judiciary and later the election commission. तो बेसिकली जो आपकी यूपीएससी की साइट है ये इंडिविजुअल काम करती है और सर्विसेज के लिए काम करती है, सर्विसेज देने के लिए काम करती है ये। The commission is the headquarter of the Dholpur House in New Delhi and functions through its own secretariat. Pradeep Kumar Joshi has been the chairman of the UPSC since August 2020. Established कब हुआ था? On the 1st October 1926 as Public Service Commission. It was later reconstituted as the Federal Public Service Commission by the Government of India Act 1935. ये 1 अक्टूबर 1926 को जो है इस्टेब्लिश हुआ था, बाद में इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ यानी कि चेंजेस हुए जो एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स हुए, ओनली टू बी रीनेम्ड एज टुडे। और अब जो है इंडिपेंडेंस के बाद इसको यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। फ़िलहाल हमने कुछ ही अभी साइट को कवर किया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कुछ हमने वेबसाइट को कवर किया है इसमें।
सबको समझ में आ गया ये वाली साइट्स सर्विसेज? यस, सबको क्लियर है? यस मैम। इसके अलावा आप कुछ इसमें कुछ Yes, ma'am. ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ और साइट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या आप लोग बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और कौन सी गवर्नमेंट? मैम जैसे कि अलग अलग मैम जैसे मैम इंडियन आर्मी जितनी मैम मतलब डिफेंस के रिलेटेड है ना मैम, वो भी मैम गवर्नमेंट साइड में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन वही है कि आर्मी से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, तो इस वजह से इसमें Yes, ma'am, ma'am. मैम उसको बहुत कम मैम लिमिट ही सर्च किया है, मतलब देखा जाता है मैम। हाँ, लिमिटेड ही देखा जाता है क्योंकि हमारे साथ उसका डायरेक्ट हाँ, कनेक्शन yes. नहीं होता, हमारे साथ डायरेक्ट सर्विसेज में नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा एक अलग लेवल पे रहता है। यस मैम। और मैम ये भी है हॉस्पिटल्स की मैम, ये भी है जैसे कि अपना एम्स मैम है, हाँ एम्स सफदरजंग मैम, इनका भी मैम वेबसाइट है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। इसमें तो मैम होता है जैसे कि अपॉइंटमेंट, जैसे मैम अपॉइंटमेंट लेना होता है मैम, जैसे हाँ, अब तो या सारा अलग अलग वैसे, डिपार्टमेंट चेक करना होता है मैम। हाँ, अब तो सारा वैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है। पहले तो एम्स में था, ऑफलाइन था, बट अब तो पहले आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तभी जाके आपको एक डेट प्रोवाइड होती है, उस डेट में जाके आप वहाँ हॉस्पिटल की सर्विसेज आप ले सकते हो। यस मैम, यस मैम। हाँ जी। बाकी आप लोग भी बताइए, बाकी जो लोग कनेक्टेड हैं। आप में से कौन है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अभी?